नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस लर्निंग विद जितेंद्र। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। जितने भी मेरे दोस्त मेरे भाई बहन इस परिवार से इस चैनल से जुड़े हुए हैं, उन सबके लिए मैं शुभकामना करता हूँ कि वो अपने जीवन में सफल हो और सफलता की ऊंचाई को छुए। दोस्तों, हम राष्ट्रपति सीरीज चला रहे हैं और राष्ट्रपति सीरीज के अंतर्गत हम राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों को पढ़ रहे हैं अभी। और राष्ट्रपति के कार्य शक्तियों के अंतर्गत हमने कार्यपालिका शक्तियों को पढ़ना शुरू किया था इससे पहले वाली वीडियो में। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो पहले आप वो पहले वाला वीडियो देखें, राष्ट्रपति पार्ट 9, उसके बाद में आप इस वीडियो को देखें तो अच्छा रहेगा। कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत दोस्तों हमने अब तक आर्टिकल 53 क्लोज 3, 75 क्लोज 1, 75 क्लोज 2, 77 और 78 का हमने डिस्कस कर लिया है। अब इन सब में क्या प्रावधान है, क्या नियम है, उन सब की हम चर्चा वहाँ पर कर चुके हैं। वहाँ उनकी वापस से चर्चा यहाँ पर नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो फिर बड़ा हो जाता है। ठीक है मित्रों, तो आज मैं इन्हीं कार्यपालिका शक्तियों को थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ाता हूँ और वो सब जानकारी आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा जो आज तक आपने किसी किताब में शायद नहीं पढ़ी हो। क्योंकि मैं किसी किताब में नहीं पढ़ी हूँ ऐसा इसलिए बोलता हूँ मित्रों, क्योंकि मुझे पता है कोई भी कौन सी किताब पढ़ सकता है और कहाँ तक पढ़ सकता है। सामान्य स्टूडेंट, सामान्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला सामान्य स्टूडेंट, चाहे से वो स्कूल का हो चाहे से प्रतियोगी बच्चा हो, कोई भी हो, वो कहाँ तक और किस किताब को पढ़ सकता है, ये मैंने राजनीति विज्ञान के अंतर्गत तो खास तौर पर अनुभव किया है। ठीक है मित्रों, तो वो सब जानकारी मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आप शुरू से लेकर अंतिम तक वीडियो को जरूर देखें और उम्मीद करता हूं आपने जितना भी पढ़ा होगा अब तक उन सब की जानकारियों में आपको प्लस होगा। ठीक है मित्रों, तो शुरू करते हैं राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों को आगे की ओर। मित्रों, कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत ही हम आज बात करेंगे आर्टिकल 341, 342 और 344 की। 341 में क्या प्रावधान किया गया मित्रों? राष्ट्रपति किसी भी जाति को एससी में शामिल करने की अधिसूचना जारी कर सकते हैं। ठीक है, 342 में क्या लिखा है? थोड़ी सी यही लैंग्वेज है, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। राष्ट्रपति किसी भी जाति को एसटी में शामिल करने की अधिसूचना जारी कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, आर्टिकल 341 के तहत राष्ट्रपति किसी भी जाति को अनुसूचित जाति एससी में शामिल करने की अधिसूचना जारी कर सकते हैं। ये राष्ट्रपति का अधिकार है कि वो किसी भी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल कर सकते हैं आर्टिकल 341 के तहत। तो हमको इस विषय में तो आर्टिकल 341 का ही ध्यान में रखना है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी भी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल कर सकते हैं? तो अनुच्छेद होगा 341। 342 में हमको ये याद रखना है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी में शामिल कर सकते हैं। तो 342 होगा। 344 में क्या है मित्रों? इसमें क्या लिखा हुआ था? संविधान
संविधान लागू होने के 5 वर्ष के भीतर राष्ट्रपति 5 वर्ष के भीतर और इसके बाद 10 वर्ष बाद राष्ट्रपति एक भाषा आयोग का गठन करेंगे। ठीक है मित्रों, आर्टिकल 344 राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वो संविधान लागू होने के बाद 5 वर्ष के भीतर एक भाषा आयोग का गठन करे और उसके बाद में 10 वर्ष के बाद में भाषा आयोग का पुनर्गठन करे, उनकी रिपोर्ट को देखे। और इसमें क्या लिखा गया आगे मैं मौखिक रूप से आपको बोलता हूँ। भाषा आयोग का गठन करे, क्यों करे? इस भाषा आयोग का गठन करने का ये कार्य होगा कि जो सरकारी कामकाज है उसके अंदर अंग्रेजी का कम से कम प्रयोग किस प्रकार किया जाए और हिंदी का प्रयोग अधिक से अधिक किस प्रकार किया जाए, इस विषय में ये भाषा आयोग जो होगा राष्ट्रपति को सुझाव देगा और राष्ट्रपति भाषा आयोग के उस सुझाव को संसद के अंदर रखवाने का कार्य करेंगे। तो 344 के अंतर्गत राष्ट्रपति भाषा आयोग का गठन करते हैं और इस भाषा आयोग का कार्य क्या है, फिर से बोल रहा हूँ, सरकारी कामकाज के अंदर अंग्रेजी भाषा को कम किया जाए और हिंदी का प्रयोग अधिक से अधिक किस प्रकार बढ़ाया जाए, इस विषय में ये भाषा आयोग राष्ट्रपति को सुझाव देता है, अपनी रिपोर्ट देता है और उसके बाद में राष्ट्रपति उस सुझाव को, उस रिपोर्ट को संसद में रखवाते हैं। ठीक है मित्रों, तो आर्टिकल 341 और 342 और 344 को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब मित्रों मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी पूछना चाहूँगा। क्वेश्चन पहले मेरे आपसे ये है, जो हमारे राज्य होते हैं उन राज्यों के अंदर एक राज्यपाल होता है। आर्टिकल 153 इस बात की व्यवस्था करता है और ये राज्यपाल आर्टिकल 164 के तहत राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, ये 164 कहता है। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, राज्यों में तो राज्यपाल होता है और केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं वहाँ पर उपराज्यपाल होते हैं। अब वो जैसे राज्यपाल राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, उसी प्रकार से जो केंद्र शासित प्रदेश हमारे दो जहाँ पर विधानसभाएं हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, उन दोनों राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? उपराज्यपाल करता है या फिर कोई और व्यक्ति करता है? आपका जो भी आंसर है आप सोच सकते हैं। मैं यहाँ पर आपके सामने वो सब बात रखने जा रहा हूँ। अपने 2 केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश। वैसे वर्तमान में 3 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे जम्मू कश्मीर को शामिल करके, लेकिन अभी वहाँ पर विधानसभा गठन नहीं किया गया है तो हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। दिल्ली में विधानसभा है और पुडुचेरी में विधानसभा है। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में ऐसे हैं जहां पर विधानसभाएं स्थापित की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मित्रों इस संबंध में आर्टिकल 239AA हमको देखना पड़ेगा। आर्टिकल 239AA प्रावधान करता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ठीक है मित्रों, इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान में रखना। अन्य राज्यों को कंपेयर करते हुए कहीं यहाँ पर आप उपराज्यपाल कर दो, उपराज्यपाल नहीं होगा। 239AA के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और उस मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, ये बात आपको
विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल नहीं करेंगे, जैसे कि अन्य राज्यों में राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। वैसे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल ना करके, जो कि केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होते हैं, तो वो उपराज्यपाल ना करके राष्ट्रपति करेगा। और शपथ की बात करें तो फिर इनको शपथ कौन दिलाएगा? शपथ तो उपराज्यपाल दिलाते हैं, उपराज्यपाल शपथ दिलाते हैं। ठीक है मित्रों, हमको ये ध्यान में रखना है। और विशेष तौर से मैं आपको एक और बता दूं बात, यहाँ पर आर्टिकल 239AA हमारे संविधान के अंदर कब जोड़ा गया था? तो ये था 69वां संविधान संशोधन 1991-92। इसके द्वारा इस अनुच्छेद को यहाँ पर जोड़ा गया था दिल्ली में। तो दिल्ली के विषय में तो ये बात हो गई। अब पुडुचेरी में क्या होगा? क्या पुडुचेरी में भी ऐसा ही है कि वहाँ के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे? और किस अनुच्छेद के तहत करेंगे? मित्रों, अनुच्छेद पढ़ना जरूरी होता है संविधान को समझने के लिए, पॉलिटी को समझने के लिए। जब तक हम अनुच्छेद नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, हमको पॉलिटी सही ढंग से समझ में नहीं आने वाली। और मेरा मकसद यहाँ पर जो भी मित्र, जो भी मेरे भाई बहन इस चैनल से जुड़ चुके हैं, इस परिवार से जुड़ चुके हैं या फिर जुड़ने वाले हैं, उनको पॉलिटी के संबंध में एक अच्छी जानकारी देने का प्रयास करना है। ठीक है मित्रों, तो मैं आपको यहाँ बताना जा रहा हूँ, ये जो पुडुचेरी है, यहाँ के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? किसी अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है क्या? तो मित्रों, किसी भी अनुच्छेद में इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है। पुडुचेरी के संबंध में एक नियम हमारी संसद ने बनाया हुआ है, संघ शासित प्रदेश अधिनियम, संघ शासित प्रदेश अधिनियम 1963, संघ शासित प्रदेश अधिनियम 1963। इसके तहत पुडुचेरी के सीएम की नियुक्ति कौन करेगा मित्रों? वही राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ पर अनुच्छेद नहीं आएगा। संघ शासित प्रदेश अधिनियम 1963 के तहत पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति मुख्यमंत्री सलाह पर करते हैं। तो ये था दिल्ली और पुडुचेरी को लेकर विशेष चर्चा, जो कि हमको ध्यान में रखना अनिवार्य है मित्रों। ठीक है, यहाँ पर जितनी भी कार्यपालिका शक्तियाँ होनी थी राष्ट्रपति के संबंध में, उन सब की चर्चा मैंने यहाँ पर कर ली है। और यदि कोई बात छूट गई होगी तो मित्रों आप उसका टेंशन ना ले, चिंता ना करें। मैं जब क्वेश्चन आंसर इसका शुरू करूँगा उस समय पर आपको सारा वो मैटर वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है मित्रों, तो आगे हम शुरू करते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ। 1 मिनट। ठीक है मित्रों, तो कार्यपालिका शक्तियाँ पूरी होने के बाद में हम विधायी शक्तियों का अध्ययन करते हैं। विधायी शक्तियाँ, अनुच्छेद 79 संसद की व्यवस्था करता है और संसद के 3 अंगों को बताता है। संसद का निर्माण होगा राष्ट्रपति और उसके दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर। इस प्रकार से आर्टिकल 79 संसद के 3 अंगों की बात करता है। तीनों अंगों का ध्यान में रखना होगा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और यदि सदन पूछता है कि संसद के कितने सदन होते हैं, तो फिर हमको 2 ही बताना होता है, लोकसभा और राज्यसभा। अब राष्ट्रपति को संसद का अंग क्यों माना गया है? क्या कारण है कि राष्ट्रपति को संसद का अंग बनाया जाए या फिर क्यों बनाया गया है? मित्रों, हम सब जानते हैं कि संसद का मुख्य कार्य क्या है? कानून का निर्माण करना। और कानून का निर्माण अकेली संसद नहीं कर सकती। संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति की भी उसके अंदर भूमिका होती है। भूमिका कैसे होती है? कोई भी कानून निर्माण से संबंधित विधेयक संसद से, अर्थात उसके दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा से पारित होके राष्ट्रपति के पास में जाता ही है।
और राष्ट्रपति जब तक उसके ऊपर साइन नहीं करता, उसको अपनी अनुमति नहीं देता, तब तक वो विधेयक जो होता है विधेयक ही रहता है, कानून का रूप नहीं ले पाता है। इसलिए कानून के निर्माण करने में संसद के साथ साथ राष्ट्रपति की भूमिका होती है, उसका भी योगदान होता है। इसलिए राष्ट्रपति को संसद के एक अंग के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है मित्रों, अब हम राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों को आगे डिस्कस करें तो क्या है। राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करता है। राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करता है, सत्रावसान करता है और लोकसभा को भंग कर सकता है। ये विधायी शक्तियों के अंतर्गत आएगा। और आर्टिकल 85 में इस बात का डिस्कस किया गया है कि राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाएगा, राष्ट्रपति संसद का सत्र जो चल रहा है उसका अवसान करेगा, उसका समापन करेगा और लोकसभा को भंग भी कर सकता है। क्या राष्ट्रपति ये सब कार्य अपनी मर्जी से करता है? संसद का सत्र को बुलाना, उसका सत्रावसान करना और लोकसभा को भंग करना। तो मित्रों, ये राष्ट्रपति ये सब कार्य अपनी स्वयं के विवेक से नहीं करते हैं। मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री जैसा उनको कहते हैं कब संसद का सत्र बुलाना है, कब नहीं बुलाना है, ये सब बातें मंत्रिपरिषद उनको बताती है और उसके अनुसार ही राष्ट्रपति अपना कार्य करते हैं। लोकसभा को भंग करना, यहाँ पर क्या जरूरत पड़ रही है लोकसभा को भंग करने की? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह क्यों देंगे कि आप लोकसभा को भंग कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए? मान लो मित्रों, आज चुनाव हुआ है और आज चुनाव होने पर कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता है और 1 साल तक वो अपना कार्य कर रहा है और 1 साल तक कार्य करने के बाद में उसके पार्टी के सदस्य जो उसके साथ में थे, जिन्होंने उनको अपना प्रधानमंत्री चुना था, वो व्यक्ति ही उनसे अलग हो जाते हैं। वो नहीं चाहते कि ये व्यक्ति प्रधानमंत्री रहे और प्रधानमंत्री को इस विषय का, इस बात का पता लग जाता है कि मेरे खुद के दल के व्यक्ति मेरे साथ ही मेरे साथ नहीं है, मेरे पास लोकसभा में बहुमत नहीं बचा है। ऐसी कंडीशन में वो व्यक्ति, वो प्रधानमंत्री अपने स्वयं की लाज बचाने के लिए, स्वयं की इज्जत को बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति महोदय को लोकसभा को भंग करने संबंधी परामर्श दे सकता है। लेकिन मित्रों, यहाँ पर विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति ऐसी मंत्रिपरिषद, ऐसे प्रधानमंत्री की सलाह सुझाव को मानने के लिए बाध्य नहीं है जो लोकसभा में अपना बहुमत खो चुकी है या फिर खोने वाली है, उसके पास में बहुमत नहीं बचा है। अगर प्रधानमंत्री जो व्यक्ति अभी बना है, 1 साल तक रहा है, वो व्यक्ति नहीं है और 1 साल बाद में यदि उसके कहे अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन फिर से चुनाव करवाना पड़ेगा और चुनाव करवाने का लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। तो राष्ट्रपति महोदय ऐसा कभी नहीं चाहेंगे, वो लोकसभा को भंग नहीं करेंगे, अन्य व्यक्ति जो है उसको प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्रदान करेंगे। तो यहाँ पर लोकसभा को भंग करते हैं वो वैसे तो प्रधानमंत्री के कहे अनुसार, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह को मानने के लिए वो बाध्य नहीं होते हैं। आगे बात करें हम, राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है। आर्टिकल 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक, मित्रों हम पढ़ते आते हैं संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन हमारे संविधान में नहीं लिखा हुआ है, संयुक्त अधिवेशन की जगह संयुक्त बैठक लिखी हुई है। तो हमको संयुक्त बैठक का ध्यान में रखना है। वैसे सामान्यतः हम बोलते रहते हैं कि राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, संयुक्त अधिवेशन नहीं, संयुक्त बैठक बुलाते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार। ठीक है, अब संसद का संयुक्त बैठक बुलाने का क्या कारण होता है? मित्रों, संसद है, संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद ही कोई विधेयक कानून बनता है। ये संसद है हमारी, दिख रहा होगा आपको शायद, ये संसद है, ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है। लोकसभा से कोई विधेयक पारित हो गया, लोकसभा से कोई विधेयक पारित हो गया और वो राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने उसको अस्वीकार कर दिया, या फिर लोकसभा से कोई विधेयक पारित हुआ, राज्यसभा में गया और राज्यसभा ने 6 महीने तक उस विधेयक पर अपना कोई रिएक्शन नहीं किया, अपना कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, या फिर
लोकसभा ने कोई विधेयक पारित किया, राज्यसभा को भेजा और राज्यसभा ने उस विधेयक में अपनी ओर से कुछ संशोधन कर दिए हो, अपनी ओर से उसमें कुछ संशोधन कर दिए हो और फिर उसको वापस लोकसभा को भेजा हो और लोकसभा राज्यसभा के उन संशोधनों को मानने के लिए तैयार ना हो। अब दोनों में गतिरोध हो गया कि अब क्या करें, और उधर से लोकसभा प्रधानमंत्री सरकार अपने उस विधेयक को पास करवाना ही चाहती है। ऐसी कंडीशन में सरकार के पास में एक ही रास्ता बचता है कि वो संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला ले। अब संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाया जाता है, ये कारण आपको पता लग गया। अब राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री सलाह देंगे कि आप संसद का संयुक्त बैठक बुलाइए, संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी और संयुक्त बैठक जो होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। सब बातें मैं यहाँ नहीं लिख पाऊंगा, आप मौखिक रूप से सुने और यदि आपको लगे कि हाँ हमको ये बात लिखनी है तो आप लिख ले, उसके लिए आप स्वतंत्र है। तो लोकसभा जो अध्यक्ष होगा वो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा और इसमें सरकार आराम से अपनी विधेयक को पास करवा लेगी, दोनों सदनों से पारित किया हुआ माना जाता है। ठीक है मित्रों, और आगे क्या लिखा है, लोकसभा के प्रत्येक चुनाव के बाद प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करते हैं राष्ट्रपति महोदय। लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव होने के बाद में इस अपने भाषण में राष्ट्रपति जो नई सरकार बनी है, नई सरकार अपने कार्यकाल में क्या क्या कार्य करेगी, इन सब बातों का वो उल्लेख करते हैं। हालांकि जो ये भाषण होता है राष्ट्रपति महोदय का, यहाँ पर वो राष्ट्रपति महोदय स्वयं तैयार नहीं करते हैं, मंत्रिपरिषद उसको तैयार करती है और राष्ट्रपति उसको हूबहू पढ़ देते हैं। ऐसे ही प्रत्येक वर्ष में जो संसद का अधिवेशन होता है 6 महीने में, उसको भी राष्ट्रपति महोदय संबोधित करते हैं। इस बात का प्रावधान आर्टिकल 86 में किया गया है। संसद को किसी विधेयक या अन्य विषय के संबंध में संदेश भेज सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं। आर्टिकल 87 इस बात की व्यवस्था करता है। ठीक है, विशेष संदेश भेज सकते हैं। संदेश भेज सकते हैं मतलब यदि कोई विधेयक एक सदन में लंबित पड़ा हुआ है, एक सदन से पारित होने के बाद में, तो राष्ट्रपति उस विधेयक के संबंध में सदन को, संसद को संदेश भेज सकते हैं कि आप इस विधेयक पर कोई कार्य करिए, या फिर अन्य कोई विषय है उनके संबंध में भी राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकते हैं। ये राष्ट्रपति का अधिकार है। ठीक है, और संदेश मिलने के बाद में जिस सदन को संदेश भेजा गया है वो सदन तुरंत उस पर कार्रवाई करने का प्रयास करेगा। आगे क्या लिखा है, यदि लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त है तो राष्ट्रपति लोकसभा के अन्य किसी सदस्य को लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं। लोकसभा में अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का दोनों का पद रिक्त है। ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वो लोकसभा के अन्य किसी सदस्य को लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त करे। ऐसे ही राज्यसभा के संबंध में होता है, वहाँ पर भी ऐसा ही होता है। ठीक है मित्रों, यहाँ पर राष्ट्रपति, इतना इसमें होगी चर्चा। राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ये 12 सदस्य कौन होते हैं? ये 12 सदस्य वो होते हैं जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में विशेष रुचि रखते हो। उन सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं, 12 सदस्यों को। तो क्या इन 12 सदस्यों को मनोनीत करने के लिए राष्ट्रपति स्वतंत्र है कि अपने विवेक से किसी भी 12 सदस्यों को जो इन चारों विषयों में रुचि रखते हो उनको राज्यसभा में मनोनीत कर दे? क्या वो स्वतंत्र है? नहीं, स्वतंत्र नहीं है। मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री उनको जैसा कहेंगे, जिन व्यक्तियों की लिस्ट उनको देंगे, जिस व्यक्ति के लिए कहेंगे राष्ट्रपति महोदय, उसी व्यक्ति को राज्यसभा में मनोनीत करेंगे। लेकिन हमको ध्यान में रखना है 4 चीज़ें लिखी हुई है संविधान में, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा। इसके अलावा बाकी बहुत सारी चीज़ें हमको अन्य किताबों में पढ़ने को मिलती है। उन सब चीज़ों का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। सिर्फ 4 चीज़ें संविधान में लिखी हुई है, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। इन विषय में जो रुचि रखता हो
उन व्यक्तियों की ही राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं, उनका मनोनयन करते हैं। और ये आपको क्रम से भी ध्यान में रखना है। पहला साहित्य आ रहा है, कला साहित्य आ रहा है, फिर कला, फिर समाज विज्ञान और समाज सेवा। ये आपको चारों क्रम से ध्यान में रखना है। कभी कभार परीक्षाओं के अंदर ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि क्रम से बताओ, जैसे प्रस्तावना संबंध में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि कौन कौन से न्याय प्रदान किए गए हैं, कौन कौन से स्वतंत्रता प्रदान की गई है, क्रम से बताओ। तो सब चीज़ें वहाँ पूछ ली जाती है प्रस्तावना से। उसी प्रकार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता कि किस क्रम में ये लिखे हुए हैं संविधान के अंतर्गत। संसद सदस्यों की अयोग्यताओं के संबंध में चुनाव आयोग से परामर्श करके निर्णय करते हैं राष्ट्रपति महोदय। आर्टिकल 103 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद सदस्यों की अयोग्यताओं के संबंध में निर्णय करते हैं चुनाव आयोग के परामर्श से, और चुनाव आयोग के परामर्श को मानने के लिए बाध्य होते हैं। एक तरीके से चुनाव आयोग ने कह दिया है कि सदस्य संसद का सदस्य बने रहने के योग्य नहीं है, तो फिर राष्ट्रपति उसकी सदस्यता समाप्त कर सकते हैं। और संसद सदस्यों की अयोग्यताएं कहाँ पर दी गई है, तो ये अयोग्यताएं दी गई है आर्टिकल 102। आर्टिकल 102 में संसद सदस्यों की अयोग्यताएं दी गई है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा इस विषय में। तो अयोग्यताएं क्या क्या होगी, किस आधार पर हम ये माने कि ये व्यक्ति संसद का सदस्य बनने के योग्य नहीं रहा। पहला, ये सब बातें 102 में लिखी हुई है, और 102 में और भी बातें लिखी हुई है जहाँ पर हम चर्चा करेंगे संसद वाला मैटर जब शुरू होगा तब। यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी बता रहा हूँ। लाभ का पद उसने ग्रहण कर लिया हो, कोई व्यक्ति संसद का सदस्य है और उसने लाभ का पद ग्रहण कर लिया हो, तो वो संसद का सदस्य बनने योग्य नहीं रहेगा। यहाँ पर विशेष रूप से आपको ये ध्यान में रखना है कि मंत्री पद अगर वो ग्रहण करता है तो लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आता है, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। या फिर वो अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भी उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। या फिर वो दिवालिया हो जाता है तो भी उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। मानसिक रूप से पागल हो जाता है, विकृतचित हो जाता है, ये लिखा हुआ संविधान के अंदर 102 में, विकृतचित हो जाता है तो भी, और न्यायालय इसको प्रमाणित कर दे कि वास्तव में ये व्यक्ति अब विकृतचित हो चुका है, मानसिक रूप से खराब हो चुका है, इसका दिमाग ठिकाने नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में फिर राष्ट्रपति चुनाव आयोग से परामर्श करके और उसको उसकी सदस्यता को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों को लेकर हम इतनी चर्चा करेंगे, और आगे विधायी शक्तियों के बारे में मैं और बताऊंगा आपको। अभी तो ये थोड़ा सा हो पाया है, थोड़ा सा और बचा हुआ है, तब जाके विधायी शक्तियाँ पूरी होगी। पूरी उम्मीद के साथ में कह रहा हूँ मित्रों, आप कंपेयर कर सकते हैं राष्ट्रपति टॉपिक जब यहाँ पूरा हो जाएगा तब अन्य किसी यूट्यूब चैनल से। मैं किसी को बुरा नहीं कर रहा हूँ, सब सम्मानीय है, लेकिन आप कंपेयर कर सकते हैं एजुकेशन से। क्वालिटी बोर्ड वाली नहीं, मैंने तो नया सिस्टम शुरू किया है तो धीरे धीरे सब चीज़ें हो पाती है, एक साथ नहीं हो पाता है। लेकिन एजुकेशन क्वालिटी, शिक्षा क्वालिटी, जानकारी की क्वालिटी, उसको आप कंपेयर करिए कि कहाँ पर हमको ज़्यादा सीखने को मिल रहा है। राष्ट्रपति यूट्यूब पर आज तक किसी ने इतना नहीं पढ़ाया होगा उतना मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। किसी कारणवश मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मेरा अपना कुछ निजी कारण है। बाकी मैं राष्ट्रपति टॉपिक यहाँ पर इतना पढ़ाऊँगा जितना यूट्यूब के इतिहास में यूट्यूब पर आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया हो, और वो सब जानकारी यहाँ पर दूंगा जो जानकारी यूट्यूब पर आपको किसी ने नहीं दी। आप पता कर सकते हैं, आप अन्य चैनल भी देखते होंगे, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन जो जानकारी मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, संविधान के अनुसार देने का प्रयास कर रहा हूँ, वो जानकारी बिल्कुल वैलिड है और प्रमाणित है, और अन्य जो मित्र मेरे पढ़ा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर उनसे भी अलग है। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए इतना ही बस। हम विदाई सकते हो, फिर आगे आने वाली वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।